तो हेलो दोस्तों, आज से एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग पेपर फर्स्ट के लिए जो केवीएस मदान सर की बुक है, उसको पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि ये पूरी बुक अगर 6th एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है, इसको पेज बाय पेज कवर किया जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि इसके बिना तो ये होने से रहा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ को लोगों तक फैलाएँ, जिससे कि इस चीज़ को कंटिन्यू रखा जा सके। तो चलिए देर न करते हुए इसमें हम लोग सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यही है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें जो पहला अध्याय होगा, इसमें हम लोग शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फिर शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या होती हैं, शिक्षक प्रभावक तत्व क्या होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और जो इवैल्यूएटिव जो बहुत सारी प्रणालियां हैं, उनके बारे में भी लास्ट में हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो एक कोट है स्वामी विवेकानंद का कि हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो अल्टीमेटली व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए इसमें कहा जा रहा है। और कुल मिला के इसमें सर्वांगीण विकास की बात, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास, आपका शारीरिक, मानसिक, दैहिक सब प्रकार से आपका विकास हो। शिक्षण एक बहुत ही महान व्यवसाय है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। तो ये बहुत ही महान व्यवसाय है शिक्षण, यानी पढ़ाना, टीचिंग एक बहुत ही महान व्यवसाय है, ये एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। शिक्षा समाज की एक आत्मा की भांति है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। तो शिक्षा क्या है? एक आत्मा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। इसको जेके चेस्टरटन ने बोला है। अब चलिए इसमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है। इस यानी कि ह्यूमन रिसोर्स पर एक राष्ट्र की प्रगति निर्भर करती है। और ह्यूमन रिसोर्स बनेगा कैसे? जब जो हमारा जो जनता है या हमारी जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हों। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम शिक्षकों की सदैव आवश्यकता रहती है। अब पढ़ाना है तो जो एलिजिबल या योग्य शिक्षक हैं उनकी जरूरत हमेशा रहेगी। तो जो नेट है उन अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के लिए है जो अपने ज्ञान व कौशल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन, वृत्ति व अनुसंधान में प्रवेश पाना चाहते हैं। तो हमारा नेट का उद्देश्य है ये भी है कि ऐसे छात्रों का चयन किया जाए जो उच्च संस्थानों में जाकर रिसर्च कर सकें या पढ़ा सकें। तो बेसिकली एक टैलेंट पूल यहाँ से लेने की बात की जाती है। फिर किसी उच्च शिक्षण संस्थान में सफल शिक्षक बनने हेतु योग्यता, बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि आदि वांछित गुण होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले अध्याय में शिक्षण अधिगमन यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के पाठ्यक्रम में शिक्षण अवधारणाओं, शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण विधियां, शिक्षण सहायक सामग्री को सम्मिलित किया गया है। जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, उसके अनुसार शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने, एक समान व न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मौलिक भूति है। क्या है? शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने यानी वही सर्वांगीण विकास, एक समान और न्यायपूर्ण समाज के विकास, एक ऐसा समाज जो कि एगलिटेरियन समाज हो जहां पर भेदभाव ना हो, और राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक मौलिक भूति है। 2015 में भारत सरकार द्वारा अपनाए गए जो एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स थे, उसमें 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास कार्यसूची क्या है? समावेशी व समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और 2030 तक सभी के लिए आजीवन अधिगमन के अवसरों को बढ़ावा देना। तो आजीवन यानी जो शिक्षा है ये लाइफ लर्निंग प्रोसेस होने वाली है, और समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना। एक इंक्लूसिव यानी कि इसमें सभी लोगों को, इसमें जो वयस्क शिक्षा को भी इसमें शामिल किया जाएगा, इसमें पूर्ण शिक्षा को भी शामिल किया जाएगा। सभी लोगों को इसमें शिक्षा का अवसर दिया जाएगा, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। प्रत्येक मनुष्य अक्सर अपने बड़े माता पिता, परिवार के सदस्यों और शिक्षकों से प्राप्त अधिगमन को दर्शाता है। हम अपने जीवन के लगभग 20 से 25 वर्ष औपचारिक शिक्षा में व्यतीत करते हैं, यानी फॉर्मल जो हमारी एजुकेशन होती है उसका हम 20 से 25 साल तो उसी में गुजार देते हैं। एक व्यक्ति जो एमए करता है, फिर पीएचडी वगैरह, 20-25 साल तो मिनिमम लग ही जाते हैं। शिक्षा एक सफल
शिक्षित और संपन्न समाज की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। समान तौर पर यह हमारे समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जनरल विकास के लिए भी जनरल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए भी शिक्षा जरूरी है। इस प्रकार शिक्षा का मुख्य लाभ हमारे ज्ञान को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना है। हमने जो ज्ञान हासिल किया है उसको अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए। तो हमने शुरू में देखा तो होगा आपने कि जो वैदिक परंपराएं थी या जो वैदिक चैंट्स थे उनको भले ही मेमोरी फॉर्म में लेकिन नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाया गया और नेक्स्ट जनरेशन तक उस ज्ञान को पहुंचाया गया। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि चीजें अभी हैं, वैदिक टेक्स्ट हैं, वैदिक जो ऋचाएं मिलती हैं, तो उसमें इसका मतलब है कि ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारे पूर्वजों ने बढ़ाया ताकि एक श्रेष्ठतर समाज की रचना की जा सके। यह हम सबकी एक मूलभूत इच्छा है। शिक्षक औपचारिक ढंग से ज्ञान के सूत्रधार के रूप में कार्य करता है। औपचारिक, फॉर्मली, इनफॉर्मल नहीं होता इसमें कुछ भी, फॉर्मल होता है सब कुछ। अधिगमन शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य परिणाम है, यानी जो टीचिंग है ये शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य परिणाम है। छात्रों की प्रगति का आकलन करने के लिए मूल्यांकन भी किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक ये मूल्यांकन होते हैं। हमारे आप कॉलेज में भी होंगे तो वहां भी 6-6 महीने में पेपर होते हैं ताकि उनको भविष्य के समाज में अधिक संभव होने योग्य वाले ढंग से संयोजित किया जा सके। क्यों किया जाता है मूल्यांकन? ताकि उनको भविष्य के समाज में अधिक संभव होने वाले ढंग से संयोजित किया जा सके। इस प्रकार शिक्षा, शिक्षण, अधिगमन और मूल्यांकन का आपस में निकटता से संबंध है। शोध ज्ञान के वर्तमान भंडार में हम सबको जोड़ता है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि इसमें वृद्धि कैसे की जाए। शोध क्या करता है? जो वर्तमान ज्ञान है उसके भंडार में कुछ न कुछ और उसमें इंक्रीज करने की कोशिश करता है। तो हम लोग जो रिसर्च करते हैं उस क्यों करते हैं? क्योंकि जो नॉलेज है उसको और ज्यादा समृद्ध की जाए। चलिए एजुकेशन और टीचिंग को देखते हैं। तो शिक्षा और शिक्षण, एजुकेशन और टीचिंग देखते हैं। तो शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। टीचिंग का मेन अर्थ क्या होता है कि आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, आप लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं। हम पहले यह जान लेते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा क्या है? तो इस शब्द की उत्पत्ति शिक्षा से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों और व्यवहारों का निर्माण करते हैं। तो एक ऐसा ज्ञान जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों और व्यवहारों का निर्माण करते हैं। शिक्षा का अर्थ ही क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, या इसकी जो उत्पत्ति हुई शिक्षा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं व निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर अपने परिवार, समाज व राष्ट्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सकें। शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान व व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। तो एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है शिक्षा का कि आप जो शिष्य हैं या जो बच्चे हैं या जो छात्र हैं, उनके व्यवहार में और उनके ज्ञान में आप जो डिजायर्ड परिवर्तन है, डिजायर्ड चेंज है, उसको आप लाइए। शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक, अध्यापक या अधिष्ठा कहा जाता है। शिक्षक मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता, फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। तो जो शिक्षक क्या होता है? फैकल्टी होता है। हमने जो देखा होगा कि आप बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है वहां पर शिक्षक को क्या बोला जाता है? फैकल्टी बोला जाता है, क्योंकि वो फैसिलिटेट करता है। क्या फैसिलिटेट करता है? जो जो उसके पास नॉलेज है वो आपको देने का काम करता है। वो ज्ञान का एक माध्यम बन जाता है बेसिकली वो। गुरु श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, यानी हम सेल्फ रियलाइजेशन कर लें, यही है शिक्षा का मूल उद्देश्य। इसका अर्थ है अपने आप स्वयं में सार्वभौमिक आत्मा की प्राप्ति कर लेना। हम अपने आप को इतना विशाल कर लें कि हमें पूरा विश्व एक वसुधैव कुटुम्बकम की तरह लगे, अपना परिवार लगे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी अनुभूति शिक्षा के बिना असंभव है। तो और अगर हमको ऐसा करना है कि हमें पूरा विश्व ही अपना परिवार दिखे, उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए शिक्षा जरूरी। शिक्षा क्यों जरूरी है? क्योंकि शिक्षा होगी तो हम जो मानसिक जो हमारी जो बाधाएं हैं, जो हम लोग नैरो माइंडेड हैं, जो हम लोग अपने घर परिवार और देश समाज के बारे में सोचते हैं, तो हम वैश्विक इंसान बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे होंगे, हमें पता होगा कि मानव है वो केवल राष्ट्र राज्य की जो अवधारणाएं हैं उससे नहीं घिरा हुआ है। मानव तो मानव है, चाहे भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो। गुरु टैगोर ने प्राचीन वेदांत का संश्लेषण भी किया है। तो सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म का ये कॉन्सेप्ट भी देते हैं, पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ा भी था। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को इस ढंग से परिभाषित किया है कि शिक्षा एक व्यक्ति में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो
स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति में पूर्णता पहले से होती है। पूर्णता यानी नॉलेज तो पहले से होता है एक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर नॉलेज तो पहले से होता है, शिक्षा उसे उभारने का काम करती है, शिक्षा उसे क्या करने का काम करती है, तराशने का काम करती है। अरस्तु ने शिक्षा को एक स्वस्थ जीवन में एक स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण के रूप में परिभाषित किया है। अगर आपको एक स्वस्थ जीवन जीना है तो एक स्वस्थ मस्तिष्क कैसे बनेगा, शिक्षा के माध्यम से बनेगा। हेनरिक पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। जॉन डीबी ने शिक्षा को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है, उस शक्ति के रूप में परिभाषित किया है इसके द्वारा एक व्यक्ति अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने व अपनी संभावनाओं को पूरा करने में सक्षम बनता है। तो ये एक ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने पर्यावरण को नियंत्रित कर सकते हैं। हमने देखा है कि हमें पहले गर्मी लगती थी, हमें पहले हम लोग बरसात को नहीं झेल पाते थे, लेकिन हमने अपने पर्यावरण को नियंत्रित किया। तो ये कहाँ से शक्ति आई, इसमें शिक्षा वो ऐसी शक्ति थी। फिर फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी आंतरिक क्षमता को इस प्रकार विकसित करता है कि वह बाहरी वातावरण में सार्थक रूप से भाग ले सके। शिक्षा के अर्थ को दो मुख्य परिप्रेक्ष्यों में समझा जा सकता है, पहला व्यापक और दूसरा संकुचित। तो एक तो ब्रॉड क्या पर्सपेक्टिव है शिक्षा का, दूसरा नैरो गेज। ब्रॉड क्या होगा, सर्वांगीण विकास करना, हम वैश्विक नागरिक बने, हम इस जो मानवता के कल्याण के लिए सोचें या कार्य करें। और जो नैरो हो सकता है, नैरो क्या होगा कि हम नौकरी पालें, शिक्षा ले लें, नौकरी पालें, अपना जीवन गुजर बसर कर लें, बस हो गया, यही तो है। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार यह सारा संसार हमारा शिक्षा क्षेत्र है, वही बात है। शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। सभी व्यक्ति बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी हैं, हम जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, अतः व्यक्ति का पूरा जीवन ही उसका शिक्षा काल है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति जहाँ स्वयं दूसरों से कुछ सीखता है, वह दूसरों को भी कुछ न कुछ शिक्षा देता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें शिक्षा देती हैं। ये व्यापक अर्थ है कि हम जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप किसी से सीखते हैं तो कोई आपसे नहीं सीखता है, हर व्यक्ति एक दूसरे से सीखता रहता है, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो कलाएं हो, चाहे जो कुछ भी हो। शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है। इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, अवधि होती है। शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट विज्ञानों का ज्ञान प्राप्त करना है, जिसका मूल्यांकन होता है और तत्पश्चात मानक उपाधि व प्रमाण पत्र मिलते हैं। शिक्षा कहीं न कहीं कक्ष और पाठ्यक्रमों तक ही सीमित रह जाती है। तो यही है कि आप रट्टू तोता बने रहिए, आप केवल किताबों के बारे में सोचिए कि ठीक है, हमें पढ़ना है, एक क्लास होगी, आगे चल के पेपर होगा, हम उसको पास कर लेंगे, हमें उपाधि मिल जाएगी और हम यूजीसी नेट देने के लिए काबिल हो जाएंगे, बस इतना, और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, बस यही। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन 1996 में आया था, ने अपनी रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर विदिन में शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समता, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना यानी कोऑपरेटिव स्पिरिट, रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर बल दिया है। नेक्स्ट है, जैक्स डेलर्स ने शिक्षा के 4 स्तंभ स्थापित किए हैं। पहला, कुछ बनने के लिए अधिगम यानी लर्निंग टू बी, कुछ बनने के लिए आप शिक्षा ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका उद्देश्य असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। ज्ञान के लिए अधिगम, लर्निंग फॉर नॉलेज, तो अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि आपको ज्ञान हो जाए पॉलिटिकल साइंस का या चीजों का, आप उसके लिए पढ़ रहे हैं। कुछ करने के लिए अधिगम, तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे, हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें या कुछ कर सकें। तो वो नौकरी पाना भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है कि आप अपना सर्वांगीण विकास कर लें, आप वैश्विक नागरिक बन जाए। साथ रहने के लिए अधिगम, लर्निंग टू लिव टुगेदर, और ये ऐसी चीज है कि आप लोगों के साथ कैसे सामंजस्य बिठा सकते हैं। आप जो छोटी छोटी संकीर्ण विचारधाराएं हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इससे ऊपर उठकर आप एक ग्लोबल आदमी बन जाए, आप एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेके आए। ये है शिक्षा का अधिगम। इसके 4 स्तंभ होते हैं। शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। तो फॉर्मल एजुकेशन भी हो सकती है, इनफॉर्मल एजुकेशन भी हो सकती है। तो पहले के जमाने में या बच्चा जब शुरू में पढ़ता है तो उसे अब पहले मतलब 1-2 साल में तो उसको उसमें स्कूल में नहीं डाल दिया जाता है, कम से कम 3-4 साल तो लगते ही है ना। तब जब घर वाले उसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं या अच्छे नैतिक आचरण सिखाते हैं, तो वो होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? जब आप
इस स्कूल में प्रवेश करते हैं और वहाँ से जो आप पढ़ते हैं वो है औपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा मुख्यतः परिवार व समुदाय द्वारा जीवन के आरंभिक वर्षों में प्रदान की जाती है। दूसरी तरफ औपचारिक शिक्षण में शिक्षण संस्थाओं व शिक्षक की भूमिका अहम होती है। इसमें शिक्षार्थी को कुछ शुल्क भी देनी पड़ती है या पड़ सकती है, क्योंकि भारत में तो 1 से 8 तक की जो लगभग 14 वर्ष तक के तो कम से कम फ्री शिक्षा का है ही जो स्कूलों में, तो लेकिन जो प्राइवेट में पढ़ते हैं तो उनको तो पैसा देना पड़ता है। वर्तमान में पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा औपचारिक बनती जा रही है। औपचारिक अब ज़्यादा से ज़्यादा ये फॉर्मल एजुकेशन पर फोकस किया जा रहा है। इनफॉर्मल एजुकेशन से हम लोग क्या सीखते हैं? हम लोग नैतिक गुण सीखते हैं, हम सामंजस्य के गुण सीखते हैं, हम अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम लोगों के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, वो सीखते हैं। हम नैतिक गुण सीखते हैं, जिसका अभाव देखा जा रहा है और केवल फॉर्मल एजुकेशन पर बल दिया जा रहा है। यूनेस्को 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाता है। भारत 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे के रूप में मनाता है, जो कि हमारे दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती। तो दोस्तों ये एक छोटा वीडियो रहा। अब आगे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, पूरी किताब कवर करने का प्रयास रहेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि आप अपना सपोर्ट दिखाएं। बिना आपके सपोर्ट के ये किताब पूरी हो नहीं सकती है, क्योंकि मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को कर रहा हूँ, क्योंकि जिस चीज़ों की मैं तैयारी कर रहा हूँ उसमें अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, केवल और केवल आपके फ़ायदे के लिए। कम से कम आपके फ़ायदे के साथ मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए या मेरा भी मन लगा रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। लाइक और कमेंट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब लाइक और कमेंट नहीं होता है तो यूट्यूब के जो एल्गोरिदम होती है उसमें वीडियो फिर मतलब उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते या वो ज़्यादा शो नहीं होता है, लोगों तक पहुँचता नहीं है। तो इसलिए जो जितने भी लोग देखें 10, 20, 25, लेकिन उसको लाइक करें प्लस कमेंट करें, उसमें कुछ भी कमेंट करें, लेकिन कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि इससे जो यूट्यूब है उसका एल्गोरिदम सेट रहता है और वो चीज़ों को आगे बढ़ाता है या वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता है, जब लाइक और कमेंट रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले शिक्षण की परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।